अगर आपको पता चले कि आपकी पूरी जिंदगी एक झूठ है, आपके माता पिता ने आपकी असली पहचान छुपाई है और आपकी माँ की मौत जिस हादसे को बताती है वो हादसा था ही नहीं, तो आप क्या सच जानना चाहेंगी? विराज ने भी यही गलती की थी। उसने सच जानने की कोशिश की और उसे पता चला कि उसकी माँ की मौत के साथ साथ उसकी अपनी पहचान भी दफन कर दी गई थी। बच्चों, यह कहानी है कर्मा रिटर्न्स, दिल्ली शहर में रहने वाले एक लड़के विराज की। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। रात के करीब 11:30 बजे का समय था। शहर की सड़कें लगभग खाली हो चुकी थी। बारिश अभी अभी रुकी थी और सड़क पर लगी पीली स्ट्रीट लाइट पानी में डूबते हुए शीशे की तरह चमक रही थी। विराज अपनी कार धीरे धीरे चला रहा था। उसकी नजर बार बार सामने वाली सड़क पर जाती फिर मोबाइल की स्क्रीन पर थी। आज उसकी माँ की बरसी थी। 15 साल पूरे हो गए थे संध्या को इस दुनिया से गए हुए। हर साल इस दिन विराज मंदिर जाता था, माँ की तस्वीर के सामने दिया जलाता था, लेकिन इस साल कुछ अलग था। सुबह उसे एक अनजान नंबर से एक मैसेज मिला था। अगर अपनी माँ की मौत का असली कारण जानना है तो रात 11:45 पर मुझे मिलना पुराने शिव पुल पर। बस इतना, ना कोई नाम, ना कोई एक्सप्लेनेशन। विराज ने पूरे दिन उस मैसेज को नजरअंदाज करने की कोशिश की थी, लेकिन आखिर में क्यूरियोसिटी उसे उस सुनसान पुल तक खींच लाई। विराज ने इंजन बंद किया। कुछ सेकंड्स तक वह कार में बैठा रहा। बाहर अंधेरा था। दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। उसने घड़ी देखी, 11:43 हो चुके थे। विराज ने गहरी सांस ली और कार से बाहर निकल आया। पुल के नीचे नदी का पानी बारिश के कारण तेज बह रहा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। कुछ कदम बाद उसे लगा कोई उसे देख रहा है। विराज रुक गया। पीछे मुड़ा, कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया, शायद मेरा वहम है। तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसे ही दिखते हो। विराज के कदम वही जम गए। उसने धीरे से पीछे देखा। करीब 55-60 साल का एक आदमी कुछ दूरी पर खड़ा था। पुराना कोट, सफेद होते हुए बाल, चेहरे पर उम्र की गहरी लकीरें, लेकिन उसकी आंखें विराज को देखते ही कुछ ऐसा कह रही थी जैसे वो उसे वर्षों से जानता हो। विराज ने पूछा, आप कौन हैं? आदमी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, तुम्हारी माँ ने मुझे तुमसे दूर रहने को कहा था। विराज की धड़कन तेज हो गई। मेरी माँ को आप कैसे जानते थे? आदमी मुस्कुराया नहीं, उसने सिर्फ इतना कहा, क्योंकि तुम्हारी माँ की आखिरी रात में वही था। विराज का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या मतलब? आदमी ने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में 3 लोग थे। एक तरफ संध्या, दूसरी तरफ देवेंद्र और उनके बीच एक बच्चा। विराज ने तस्वीर हाथ में ले ली। उसने बच्चे को देखा, फिर अपनी माँ को, फिर उस आदमी को। ये तस्वीर आपको कहाँ से मिली? आदमी ने जवाब दिया, तुम्हारे जन्म से पहले की है। विराज की भौहें सिकुड़ गई। मेरे जन्म से पहले? हाँ। विराज कुछ समझ पाता उससे पहले उस आदमी ने कहा, तुम्हें घर जाकर अपने पिता से एक सवाल पूछना है। कौन सा? आदमी उसकी आंखों में देखकर बोला, विराज तुम पैदा कहाँ हुए थे? विराज के हाथ से तस्वीर लगभग गिर गई। ये कैसा सवाल था? उसे तो अपना जन्मदिन तक याद था, 18 मार्च। उसकी माँ हर साल कहती थी, तुम जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन मेरी जिंदगी पूरी हो गई थी, लेकिन उसने कभी ये नहीं पूछा था कि उसका जन्म कहाँ हुआ था। विराज ने आदमी का हाथ पकड़ लिया। आपको मेरे बारे में इतना सब कैसे पता? आदमी ने अपना हाथ छुड़ाया, क्योंकि मैं रघुवीर हूँ। विराज ने नाम सुना, लेकिन उसके लिए यह नाम अनजान था। रघुवीर ने आगे कहा, और तुम्हारे पिता ने मुझे 15 साल पहले मरा हुआ घोषित कर दिया था। विराज की सांसें रुक गई। क्या? रघुवीर पीछे हटने लगा। विराज उसके पीछे दौड़ा। रुकिए! लेकिन बारिश के बाद की फिसलन भरी सड़क पर रघुवीर तेजी से आगे बढ़ गया। कुछ ही सेकंड्स में वह अंधेरे में गायब हो गया। विराज वहीं खड़ा रह गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही थी। जिस आदमी ने खुद को रघुवीर बताया वो 15 साल पहले मर चुका था।
रात करीब 12:15 बजे विराज घर पहुंचा। घर की सारी लाइट्स बंद थी, सिर्फ ऊपर वाले कमरे की खिड़की से हल्की रोशनी आ रही थी। विराज समझ गया उसके पिता भी जाग रहे थे। देवेंद्र पिछले कुछ वर्षों से पहले जैसे नहीं रहे थे, बाहर से बेहद सख्त, कम बोलने वाले, और जब भी संध्या की बात होती वो बातचीत बदल देते। विराज सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया। कमरे का दरवाजा आधा खुला रह गया था। देवेंद्र खिड़की के पास खड़े थे। विराज को देखते ही उन्होंने पूछा, इतनी रात को कहाँ गए थे? विराज ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने जेब से तस्वीर निकाली और टेबल पर रख दी। देवेंद्र की नजर तस्वीर पर पड़ी। उनका चेहरा अचानक बदल गया। कुछ सेकंड्स के लिए उनके हाथ कांपने लगे। विराज ने पहली बार अपने पिता के चेहरे पर ऐसा डर देखा था। ये तस्वीर तुम्हें कहाँ मिली? विराज ने पूछा। आप रघुवीर को जानते हैं? कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। देवेंद्र ने उसकी तरफ देखा। किस रघुवीर की बात कर रहे हो? वही जो 15 साल पहले मर चुका था। देवेंद्र के चेहरे से जैसे खून उतर गया। विराज समझ गया उसने सही जगह चोट की थी। मैंने पूछा, रघुवीर कौन था? देवेंद्र ने धीमी आवाज में कहा, विराज, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब इंसान की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, और कुछ झूठ ऐसे होते हैं जो जिंदगी पहले ही बर्बाद कर चुके होते हैं। देवेंद्र चुप हो गए। विराज आगे बढ़ा। माँ की मौत के बारे में मुझे क्या नहीं बताया गया? सब बताया गया था। तो फिर रघुवीर जिंदा कैसे है? देवेंद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। विराज ने तस्वीर उठाई। और ये बच्चा कौन है? देवेंद्र की आंखें तस्वीर पर टिक गई। वो बच्चा जिसे देखकर उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। काफी देर बाद देवेंद्र बोले, तुम्हें ये तस्वीर कहाँ से मिली? पुराने शिव पुल पर। किसने दी? विराज ने सीधे कहा, रघुवीर ने। देवेंद्र कुर्सी पर बैठ गए। उनके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे 15 साल पुराना कोई जख्म अचानक फिर से खुल गया हो। विराज ने पूछा, वो मरा नहीं था, है ना? देवेंद्र ने सिर झुका लिया, लेकिन जवाब नहीं दिया। तभी नीचे से कुछ गिरने की आवाज आई। दोनों चौंक गए। देवेंद्र तुरंत कमरे से बाहर निकले। विराज भी पीछे गया। सीढ़ियों के नीचे एक पुराना लकड़ी का संदूक पड़ा था, शायद ऊपर से गिरकर खुल गया था। विराज की नजर संदूक के अंदर गई। कुछ पुराने कपड़े, कुछ कागज, और सबसे नीचे एक छोटा सा लाल कपड़े में लिपटा पैकेट। विराज ने उसे उठाया। देवेंद्र चिल्लाए, उसे मत छूना, लेकिन देर हो चुकी थी। विराज ने लाल कपड़ा खोल दिया। अंदर एक पुरानी चाबी थी और उसके नीचे एक छोटी सी पर्ची थी। पर्ची पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जब विराज को सच बताने का समय आए तो उसे कमरा नंबर 17 दिखाना। विराज ने अपने पिता की तरफ देखा। कमरा नंबर 17? देवेंद्र की आंखों में डर और बढ़ गया। उन्होंने कहा, वो कमरा अब मौजूद नहीं है। कहाँ था? देवेंद्र चुप रहे। पापा, देवेंद्र ने आखिरकार कहा, संध्या के मायके में। विराज के शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। माँ के मायके में? हाँ, वहाँ तो मैं कभी गया ही नहीं। देवेंद्र ने उसकी तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, क्योंकि तुम्हारी माँ नहीं चाहती थी कि तुम कभी उस जगह जाओ। विराज ने तुरंत पूछा, क्यों? देवेंद्र ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस चाबी वापस लेने की कोशिश की, लेकिन विराज ने हाथ पीछे कर लिया। मैं कल वहां जाऊंगा। देवेंद्र ने कठोर आवाज में कहा, नहीं, मैं जाऊंगा। विराज, मेरी बात मानो। पूरी जिंदगी आपकी बात मानी है। विराज की आवाज भरा गई। अब सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मैं अपनी माँ की मौत का सच जानना चाहता हूँ। देवेंद्र ने आंखें बंद कर ली। कुछ सेकंड्स के बाद उन्होंने कहा, अगर तुम उस कमरे तक पहुंच गए, वो रुक गए, तो शायद तुम्हें अपनी माँ से नफरत हो जाएगी। विराज के चेहरे पर दर्द था। मेरी माँ से? देवेंद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। सुबह होते ही विराज ने काव्या को सब कुछ बताया। काव्या चुपचाप सुनती रही। उसके चेहरे पर चिंता साफ थी। जब विराज ने रघुवीर का नाम लिया, काव्या कुछ सेकंड्स के लिए बहुत शांत हो गई। विराज ने तुरंत उसकी तरफ देखा। तुम उसे जानती हो? काव्या ने नजरें चुरा ली। नहीं। विराज ने ध्यान से उसे देखा। तुम झूठ बोल रही हो। काव्या ने कुछ नहीं कहा। विराज उसके करीब गया। काव्या, तुम रघुवीर को जानती हो? काव्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने फिर भी कहा, मैं बस इतना जानती हूँ कि तुम्हें उस आदमी से दूर रहना चाहिए।
विराज पीछे हट गया। तुम्हें कैसे पता कि वो खतरनाक है? काव्या ने जवाब नहीं दिया। विराज ने पूछा, क्या तुम्हें मेरी माँ के बारे में कुछ पता है? काव्या की आंखें झुक गई। यही वो पल था जब विराज को पहली बार अपनी पत्नी पर भी शक हुआ। लेकिन काव्या ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। विराज, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तो फिर सच क्यों नहीं बताती? काव्या ने कहा, क्योंकि कभी कभी सच किसी इंसान को आजाद नहीं करता, वो रो पड़ी, सच उसे तोड़ देता है। विराज कुछ बोलता उससे पहले काव्या के फोन पर एक मैसेज आया। उसने मैसेज देखा, उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। विराज ने पूछा, किसका मैसेज है? काव्या ने फोन छिपा लिया। कोई नहीं। विराज ने फोन लेने की कोशिश की। काव्या पीछे हट गई। विराज ने पहली बार उसकी आंखों में डर देखा था। काव्या, किसने मैसेज किया? वो फिर भी चुप रही। विराज ने फोन की स्क्रीन पर एक लाइन देख ली, उसे अभी सच मत बताना। कमरा 17 खुल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। विराज की आंखें फैल गई। उसने काव्या की तरफ देखा। कमरा नंबर 17। काव्या के हाथ कांपने लगे। तुमने ये नाम पहले भी सुना है? काव्या ने कोई जवाब नहीं दिया। विराज ने बहुत धीमी आवाज में पूछा, तुम्हें मेरी माँ की मौत के बारे में क्या पता है? काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, विराज, अगर तुम सच में ये सब जानना चाहते हो। वो कुछ सेकंड्स रुकी। तो पहले अपने पिता से पूछना, तुम्हारा जन्म अस्पताल में क्यों दर्ज नहीं है? विराज के पैरों तले जमीन खिसक गई। विराज ने अपने पुराने डॉक्यूमेंट्स निकालने शुरू किए। बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल रिकॉर्ड्स, पासपोर्ट, हर जगह एक ही तारीख थी, 18 मार्च। लेकिन जन्म स्थान खाली। उसने अपनी माँ की पुरानी अलमारी खोली। कई घंटों की तलाश के बाद उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी संध्या की थी। विराज ने पहला पन्ना खोला। उसमें लिखा था, कुछ बच्चे जन्म से हमारे नहीं होते, लेकिन कर्म उन्हें हमारी जिंदगी में भेजते हैं। विराज की सांस अटक गई। उसने अपना अगला पन्ना पलटा, फिर अगला। कई पन्ने खाली थे, लेकिन आखिरी पन्ने पर एक तारीख लिखी थी, 17 जून। उसी तारीख की जिस रात संध्या की मौत हुई थी। नीचे सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, विराज को बचाना है, और उसके नीचे एक नाम, समर। विराज ने डायरी हाथ से गिरा दी। समर, वो नाम उसके लिए नया नहीं था। समर उसके पिता का पुराना कारोबारी साझेदार था, लेकिन 15 साल पहले वो भी अचानक शहर छोड़कर चला गया था और आज तक वापस नहीं आया था। विराज ने तुरंत फोन उठाया। उसे इंटरनेट पर समर के बारे में खोजने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। विराज ने कॉल उठाया। कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं आई, फिर वही बुरी आवाज सुनाई दी, तुमने डायरी पढ़ ली? विराज ने पूछा। रघुवीर, दूसरी तरफ से आवाज आई। हाँ। समर कौन है? कुछ सेकंड तक खामोशी रही, फिर रघुवीर बोला, विराज, तुम्हें लगता है समर तुम्हारी कहानी का विलन है तो, लेकिन तुम एक बात नहीं जानते। क्या? रघुवीर की आवाज धीमी हो गई। जिस बच्चे को बचाने के लिए तुम्हारी माँ ने अपनी जान दी थी, वो बच्चा तुम नहीं थे। कॉल कट गया। विराज फोन हाथ में लिए जम गया। कमरे में सन्नाटा था। उसकी आंखें डायरी पर टिक गई। उसने अपनी माँ की लिखावट को फिर देखा। विराज को बचाना है, लेकिन अगर वो बच्चा विराज नहीं था, तो फिर विराज कौन था और वो बच्चा कौन था? अब विराज को पता चला था कि उसकी पूरी पहचान शायद एक झूठ पर टिकी हुई है। उसकी माँ संध्या की पुरानी डायरी में लिखा था, विराज को बचाना है, लेकिन रघुवीर ने फोन पर उससे कहा था, जिस बच्चे को बचाने के लिए तुम्हारी माँ ने अपनी जान दी थी, वो बच्चा तुम नहीं थे। और अब विराज के सामने एक सवाल था, अगर वो बच्चा विराज नहीं था तो कौन था? सुबह के करीब 6 बजे विराज अपने घर से निकल गया। उसने काव्या को नहीं बताया कि वह कहाँ जा रहा है। देवेंद्र ने भी रात में उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार विराज रुकने वाला नहीं था। उसके हाथ में वही पुरानी चाबी थी, कमरा नंबर 17 की चाबी। करीब 1.5 घंटे की यात्रा के बाद वह उस पुराने इलाके में पहुंचा, जहां कभी संध्या का मायका हुआ करता था। अब वहां पहले जैसा कुछ नहीं था। पुराना मकान आधा टूट चुका था। आंगन में उगी घास बता रही थी कि कई सालों से किसी ने उसकी तरफ देखा ही नहीं। विराज कुछ देर मुख्य दरवाजे के सामने
खड़ा रहा। उसके मन में बचपन की कोई याद नहीं थी। अजीब बात थी, अगर उसकी माँ का बचपन यहाँ बीता था तो उसे इस घर के बारे में कुछ तो याद होना चाहिए था, लेकिन कुछ भी नहीं। दरवाजा धक्का देते ही खुल गया। अंदर धूल की मोटी परत थी। दीवारों पर पुराने फोटो फ्रेम लगे थे। विराज धीरे धीरे आगे बढ़ा। एक कमरे में उसे संध्या की शादी की तस्वीर मिली। तस्वीर में संध्या के साथ देवेंद्र खड़े थे, लेकिन तस्वीर के पीछे किसी ने पेंसिल से एक तारीख लिख रखी थी, 17 जून। विराज का दिल तेज धड़कने लगा। वही तारीख जिस रात उसकी माँ की मौत हुई थी। वो तस्वीर हाथ में लेकर आगे बढ़ा। घर के पिछले हिस्से में एक लंबा गलियारा था। गलियारे के आखिरी छोर पर एक दरवाजा था। दरवाजे के ऊपर जंग लगा नंबर था, 17। विराज कुछ सेकंड्स उसे देखता रहा। उसने जेब से चाबी निकाली। चाबी ताले में डालते ही ताला खुल गया। दरवाजा चरमराता हुआ खुला। कमरे के अंदर गुप्त अंधेरा था। विराज ने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाई। कमरा बहुत छोटा था। एक पुरानी लकड़ी की अलमारी, एक टूटी हुई कुर्सी, दीवार पर बच्चों के कुछ पुराने चित्र और सामने एक छोटा सा पालना। विराज वहीं रुक गया। उसके शरीर में सिरहन दौड़ आई। ये बच्चे का कमरा था, लेकिन किसका? उसने अलमारी खोली। अंदर छोटे छोटे कपड़े रखे थे। कुछ कपड़े नवजात बच्चे के थे। एक सफेद कपड़े पर नीले धागे से नाम लिखा था, अंश। विराज ने कपड़ा हाथ में लिया। अंश कौन था? तभी कमरे के पीछे से हल्की आवाज आई। विराज पलटा, कोई नहीं था। फिर उसने कमरे को देखा। उसे अलमारी के नीचे एक लोहे का छोटा डिब्बा दिखाई दिया। उसने डिब्बा बाहर निकाला। उसमें पुराने कागज थे, एक अस्पताल की पर्ची, एक फोटो और एक छोटा सा कागज। विराज ने अस्पताल की पर्ची खोली। उसकी आंखें फैल गई। पर्ची पर तारीख थी 17 जून। समय रात 2:15। वही समय जिस समय पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार संध्या की कार नदी के पुल के नीचे गिरी थी। लेकिन पर्ची पर मरीज का नाम संध्या नहीं था, नाम था शिशु अज्ञात। विराज की उंगलियां कांपने लगी। उसने फोटो उठाई। फोटो में एक नवजात बच्चा था। उसके पास संध्या बैठी थी, लेकिन संध्या के चेहरे पर माँ वाली खुशी नहीं थी। उसके चेहरे पर डर था और फोटो के पीछे लिखा था, अगर यह बच्चा बच गया तो बहुत लोग बर्बाद हो जाएंगे। विराज की सांसें रुक गई। तभी पीछे से दरवाजा बंद होने की आवाज आई। धड़ाम। विराज तेजी से मुड़ा। दरवाजा अंदर से बंद था। उसने हैंडल घुमाया। दरवाजा नहीं खुला। कौन है? कोई जवाब नहीं। विराज ने जोर से दरवाजा पीटा, दरवाजा खोलो। तभी बाहर से एक आवाज आई, विराज। विराज का चेहरा बदल गया। वो आवाज रघुवीर की थी। रघुवीर, दरवाजा खोलो। बाहर से आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे सब जानना है। तुम अभी सच सुनने के लिए तैयार नहीं हो। फिर मुझे यहाँ बंद क्यों कर दिया गया? कुछ सेकंड्स खामोशी रही। फिर बाहर से चाबी घूमने की आवाज आई। दरवाजा खुला। विराज बाहर आया। रघुवीर सामने खड़ा था। विराज ने उसका कॉलर पकड़ लिया। मुझे सब सच बताओ, रघुवीर ने शांत आवाज में कहा। अगर मैंने आज सब कुछ सच बता दिया तो तुम्हारे पास कल जीने के लिए कुछ नहीं बचेगा। मेरी माँ ने किस बच्ची को बचाया था? रघुवीर चुप रहा। अंश कौन है? रघुवीर की आंखों में दर्द आ गया। अंश, वो रुक गया। अंश तुम्हारी कहानी का सबसे जरूरी नाम है। मेरा भाई था। रघुवीर ने सिर हिला दिया। नहीं तो कौन था? रघुवीर ने जवाब देने के बजाय पूछा, क्या तुमने फोटो देखी? विराज ने फोटो उसकी तरफ बढ़ाई। रघुवीर ने फोटो देखते ही आंखें बंद कर ली। ये तस्वीर अगर समर के हाथ लग गई? विराज ने तुरंत पूछा, समर अभी जिंदा है? रघुवीर ने उसकी तरफ देखा और बोला, हाँ। विराज के चेहरे पर आत्मविश्वास था। लेकिन मेरे पिता कहते थे वो देश छोड़कर चला गया। तुम्हारे पिता ने बहुत कुछ कहा था और बहुत कुछ छिपाया भी है। रघुवीर ने सिर झुका दिया। तुम्हारे पिता ने झूठ बोला था। विराज आगे बढ़ा। किस बारे में? रघुवीर ने कहा, सिर्फ तुम्हारी पहचान के बारे में नहीं। विराज कुछ बोलता उससे पहले रघुवीर वहां से चला गया। लेकिन जाते जाते उसने एक बात कही, आज रात अपने पिता की पुरानी सड़ी में जाना।
वहाँ एक ऐसी चीज मिलेगी जिसे देखकर तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी माँ किससे डरती थी। उस रात विराज अपने घर लौटा। काव्या ने उसे देखते ही पूछा, तुम कहाँ गए थे? विराज ने कोई जवाब नहीं दिया। वे सीधे देवेंद्र की स्टडी में गया। दरवाजा बंद था। विराज ने पहली बार महसूस किया कि उसके पिता की स्टडी में हमेशा ताला क्यों लगा रहता था। उसने दरवाजा खोला। अंदर पुराने डॉक्यूमेंट्स की अलमारियां थी। एक कोने में लोहे की तिजोरी। विराज ने कई चीज ट्राई की। आखिर एक चाबी से तिजोरी खोली गई। अंदर जमीन के कागज, कुछ पुराने बिजनेस डॉक्यूमेंट्स और एक ब्राउन एनवेलप था। एनवेलप पर लिखा हुआ था, संध्या, 17 जून के बाद कभी ना खोलना। विराज ने एनवेलप खोला। अंदर एक पत्र था, संध्या की हैंडराइटिंग। उसने पढ़ना शुरू किया। देवेंद्र, अगर यह पत्र तुम्हारे हाथ में है तो शायद मैं वापस नहीं आ पाऊंगी। मैंने जो किया है उसके लिए शायद तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी, लेकिन एक बात याद रखना, जिस बच्चे को हम विराज कहकर पाल रहे हैं उसका असली नाम। विराज ने आगे बढ़ने से पहले आवाज सुनी। दरवाजा खुला। देवेंद्र सामने खड़े थे। उनकी आंखें सीधे उस पत्र पर थी। उन्होंने कहा, बस। विराज ने पत्र पीछे कर दिया। अब नहीं पापा। विराज, आज मुझे सब जानना है। देवेंद्र की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म नहीं दिया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। विराज ने धीरे से पूछा, तो फिर? देवेंद्र ने उसकी तरफ देखा। विराज, तुम हमारे पास आए थे, कहाँ से? देवेंद्र चुप रहे। विराज ने जोर से पूछा, कहाँ से? देवेंद्र ने आंखें बंद कर दी और तभी बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। विराज ने पीछे मुड़कर देखा। काव्या दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसके हाथ में वही पुराना फोन था। फोन की स्क्रीन पर एक मैसेज था, अब उसे सब बता दो वरना अगली मौत तुम्हारी होगी। काव्या के फोन पर मैसेज देखकर विराज के चेहरे पर डर नहीं था, अब उसके अंदर से गुस्सा था। उसे लग रहा था कि उसके आसपास मौजूद हर इंसान उससे कुछ छुपा रहा है। उसकी माँ, उसके पिता, उसकी पत्नी और रघुवीर। विराज ने काव्या से फोन ले लिया। ये किसका नंबर है? काव्या ने कुछ नहीं कहा। काव्या, मुझे नहीं पता। झूठ। काव्या की आंखों से आंसू निकल गए। मैंने तुमसे कुछ छिपाया है। विराज चुप हो गया, लेकिन वो तुम्हें बचाने के लिए था। विराज हंस पड़ा। हर कोई यही कह रहा है। उसने देवेंद्र की ओर देखा। माँ ने भी मुझे बचाने के लिए झूठ बोला। देवेंद्र ने सिर झुका लिया। विराज ने पूछा, मैं कौन हूँ? देवेंद्र कुछ नहीं बोले। मेरा असली नाम क्या है? देवेंद्र रोने लगे, लेकिन उन्होंने फिर भी जवाब नहीं दिया। विराज ने सामने रखा पत्र उठा लिया। इसमें लिखा है कि माँ ने मुझे जन्म नहीं दिया। देवेंद्र ने धीमे से कहा, हाँ, तो किसने दिया? देवेंद्र ने जवाब देने में काफी देर तक विराज को देखा, फिर बोले, जिस औरत ने तुम्हें जन्म दिया वो रुक गई। वो तुम्हारी माँ की सबसे बड़ी दुश्मन थी। विराज के चेहरे पर हैरानी थी। कौन? देवेंद्र ने कोई नाम नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, समर की पत्नी। कमरे में जैसे हवा रुक गई। विराज को विश्वास नहीं हुआ। समर की पत्नी? हाँ, लेकिन समर तो जिंदा है। और उसकी पत्नी? देवेंद्र ने कहा, वो मर चुकी है। विराज पीछे हट गया। मुझे समझ नहीं आ रहा। देवेंद्र ने कहा, तुम्हें समझना भी नहीं चाहिए था। विराज की आवाज ऊंची हो गई। क्यों? देवेंद्र ने कहा, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी जितनी सीधी दिखाई देती है उतनी है नहीं। देवेंद्र ने आखिरकार कहानी बतानी शुरू की। 15 साल पहले उनका और समर का एक बहुत बड़ा बिजनेस था। दोनों बचपन के दोस्त थे, एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते थे, लेकिन पैसा बढ़ने के साथ साथ समर बदलता गया। उसका लालच बढ़ता गया। कंपनी के अकाउंट्स में हेराफेरी शुरू हुई। देवेंद्र को शक हुआ। उन्होंने जांच की और एक दिन उन्हें पता चला कि समर करोड़ों रुपए गलत तरीके से बाहर भेज रहा था। देवेंद्र ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन समर ने उल्टा उसको धमकी दी। अगर तुमने मेरा नाम लिया, उसने कहा था, तो तुम्हारा परिवार खत्म कर दूंगा। देवेंद्र ने पुलिस में जाने का फैसला किया, लेकिन उसी दौरान एक रात समर की पत्नी नंदिनी उनके घर आई। उसकी गोद में एक नवजात बच्चा था। नंदिनी रो रही थी। उसने संध्या से कहा, मेरे बच्चे को बचा लो। संध्या ने पूछा, क्या हुआ? नंदिनी ने सिर्फ इतना कहा, समर इस बच्चे को मार देगा। संध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। अपना बच्चा? नंदिनी ने सिर हिलाया। उसे पता चल गया है कि बच्चा उसके उस राज का सबूत है जिसे वो छिपाना चाहता है। संध्या ने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। वो बच्चा वही था जिससे बाद में सबने विराज के नाम से जाना। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई।
नंदिनी ने संध्या से कहा, मुझे पता है मैं बचूंगी नहीं, ऐसा मत कहो, अगर मैं मर गई। नंदिनी ने संध्या का हाथ पकड़ा, तो इसे अपना बेटा बना लेना, संध्या ने कहा। लेकिन देवेंद्र को सब पता है। नंदिनी ने एक छोटा एनवेलप संध्या को दिया, इसमें वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें समर जेल जा सकता है। संध्या ने एनवेलप छिपा दिया, लेकिन उसी रात नंदिनी गायब हो गई। 2 दिन बाद उसकी लाश नदी के किनारे मिली। पुलिस ने इसे एक्सीडेंट कहा, लेकिन संध्या को पता था कि ये एक्सीडेंट नहीं था। विराज पूरी कहानी सुनकर कुर्सी पर बैठ गया। तो मैं, उसकी आवाज कांप रही थी, मैं नंदिनी का बेटा हूँ। देवेंद्र ने सिर हिलाया। विराज ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके लिए ये सच किसी भूकंप से कम नहीं था। लेकिन फिर उसने पूछा, तो मेरी माँ कौन थी? देवेंद्र ने कहा, संध्या। लेकिन उसने मुझे जन्म नहीं दिया। माँ सिर्फ जन्म देने वाली नहीं होती। देवेंद्र की आवाज टूट गई। संध्या ने तुम्हें जिंदगी दी। विराज की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक सवाल आया, अगर समर को पता था कि मैं उसकी पत्नी का बेटा हूँ। वो रुक गया, तो उसने मुझे कभी ढूंढा क्यों नहीं? देवेंद्र चुप हो गए। विराज ने उसकी तरफ देखा। पापा, देवेंद्र ने कहा, क्योंकि उसे बताया गया था कि तुम मर चुके हो। किसने बताया? देवेंद्र ने जवाब नहीं दिया। विराज समझ गया, कोई था जिसने 15 साल तक समर को यकीन दिलाया कि उसका बेटा मर चुका है, और वो कोई उसके करीब का था। विराज ने काव्य की ओर देखा। तुम्हें ये सब पहले से पता था? काव्या ने सिर झुका लिया। कुछ बातें। कितनी? इतनी कि मुझे पता था तुम्हारा अतीत तुम्हें कभी न कभी ढूंढ लेगा। विराज ने पूछा, तुमने शादी क्यों की मुझसे? काव्या ने कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी, या क्योंकि तुम्हें मेरे बारे में कुछ और पता था? काव्या चुप रही। यही चुप्पी विराज के लिए जवाब बन गई। तुम मुझे शादी से पहले से जानती थी? काव्या ने धीरे से कहा। हाँ। विराज के चेहरे पर अविश्वास था। हमारी पहली मुलाकात से पहले? हाँ। कहाँ देखा था मुझे? काव्या ने उसकी तरफ देखा। उस रात वो रुक गई। कौन सी रात? तुम्हारी माँ की मौत वाली रात। विराज की सांस अटक गई। तुम वहां थी? काव्या ने सिर झुका लिया। हाँ। काव्या, 17 जून की रात, तब सिर्फ 20 साल की थी। उस रात वह अपनी मौसी के घर से लौट रही थी। पुराने शिव पुल के पास उसकी कार खराब हो गई। बारिश हो रही थी। उसी समय उसने एक कार को पुल की तरफ जाते हुए देखा। कार में संध्या थी। उसके साथ एक और आदमी था। काव्या ने उस आदमी का चेहरा नहीं देखा, लेकिन उसने बहुत कुछ सुना था। संध्या चिल्ला रही थी, मैं तुम्हें ये बच्चा नहीं दूंगी। फिर एक आदमी की आवाज आई, अगर बच्चा मेरे हाथ नहीं आया तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। काव्या डर गई थी और वहां से भाग गई। लेकिन कुछ मिनट के बाद एक जोरदार आवाज हुई। कार पुल की रेलिंग से टकराई। काव्या ने वापस जाकर देखा, संध्या की कार नदी में गिर चुकी थी। उस रात उसने पुलिस को बयान दिया था, लेकिन किसी कारण से उसका बयान रिकॉर्ड में कभी आया ही नहीं। विराज ने पूछा, तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? काव्या रोते हुए बोली, क्योंकि मुझे धमकी दी गई थी। किसने? काव्या ने जवाब नहीं दिया। विराज ने फिर पूछा, किसने? काव्या ने बहुत धीरे से कहा, समर ने। विराज पीछे हट गया। लेकिन तुमने कहा था कि तुम उसे नहीं जानती। काव्या ने आंखें बंद कर ली। तुमने पूछा ही नहीं। जब पूछा और मैंने झूठ बोल दिया था। उस समय घर के बाहर खड़ी किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। विराज खिड़की तक गया। बाहर एक काली एसयूवी खड़ी थी। एक आदमी गाड़ी से उतरा। वो घर की तरफ नहीं आया। कुछ सेकंड्स खड़ा रहा, फिर वापस गाड़ी में बैठकर चला गया। विराज ने पूछा, वो कौन था? देवेंद्र खिड़की तक आए। उनका चेहरा देखते ही बदल गया। उन्होंने कहा, वो समर था। विराज ने तुरंत बाहर जाने के लिए दरवाजा खोला, लेकिन देवेंद्र ने उसे रोक दिया। अभी नहीं। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें देख चुका है। तो देवेंद्र ने कहा, अब उसे पता चल गया है कि तुम जिंदा हो। विराज के चेहरे पर डर की जगह एक अजीब सा संतोष आया। तो अच्छा है क्या? मैं उसे खुद पूछूंगा। विराज ने कहा, मेरी माँ को किसने मारा? उस रात विराज सो नहीं पाया। करीब 3 बजे उसने अपने कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज आई। वो उठा। उसने दरवाजा खोला। गलियारा खाली था, लेकिन फर्श पर एक एनवेलप पड़ा था। विराज ने उसे उठाया। उसमें एक पुरानी फोटो थी। फोटो में संध्या थी, उसके साथ नंदिनी थी और एक छोटा सा बच्चा। पीछे लिखा था, तुमने जो कहानी बताई है उसमें आधा सच है।
नीचे एक और लाइन थी, नंदिनी की मौत के दिन उसका बच्चा उसके पास नहीं था। विराज ने फोटो को पलटा, पीछे एक और नाम लिखा था, रघुवीर। विराज की आंखें फैल गई। अगर नंदिनी की मौत के समय बच्चा उसके पास नहीं था तो बच्चा कहाँ था? और अगर रघुवीर उस रात मौजूद था तो इतने सालों तक सच क्यों छिपाया? अब आगे की कहानी में क्या होगा, सुनने के लिए भाग 2 जल्द ही आएगा चैनल पर। तब तक दादी की चिट्ठी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं पार्ट 2 में।